हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फुल केमिस्ट्री ट्यूटर। आज हम लोग मेटलर्जी में लास्ट प्रोसेस देखने वाले, रिफाइनिंग ऑफ मेटल। मेटलर्जिकल प्रोसेस का लास्ट प्रोसेस जहाँ से हमें मेटल अब रिफाइंड फॉर्म में प्योर मेटल हमें मिल जाता है। तो हम लोग आगे इस वीडियो में देखते हैं रिफाइनिंग ऑफ मेटल। मेटल को रिफाइन करने के कितने तरीके हैं, कौन कौन से मेटल्स के लिए कौन कौन सा रिफाइनिंग मेथड यूज़ करते हैं। तो आगे वीडियो में बने रहें और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को और कमेंट करें अगर कोई और टॉपिक पढ़ना है तो। रिडक्शन बाय एल्युमिनियम। आप एल्युमिनियम से किसका रिडक्शन कर सकते हैं, जैसे थर्माइट रिडक्शन इसका नाम होता है। तो दिस प्रोसेस इज एम्प्लॉयड इन द केस ऑफ दोज मेटल्स विच हैव वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट्स। तो जिसके मेल्टिंग पॉइंट्स हाई होते हैं उनका हम रिडक्शन एल्युमिनियम से करते हैं, जिसका प्रोसेस का क्या नाम है, थर्माइट रिडक्शन प्रोसेस। ठीक है, टू बी एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम देयर ऑक्साइड, और उसके ऑक्साइड से उसको एक्सट्रैक्ट करते हैं। जैसे मान लो हमारे पास एक CrO3 क्रोमियम के ओर है, ऑक्साइड के फॉर्म में है। अब इसको हम रिड्यूस करेंगे एल्यूमिनियम के प्रेजेंस में। तो जब इसको एल्यूमिनियम के साथ रिएक्शन कराएंगे तो हमें क्रोमियम और Al2O3 मिल जाएगा। तो जो एल्यूमिनियम के साथ रिएक्शन कराते हैं थर्माइट प्रोसेस होते हैं। और नेक्स्ट, अब मैग्नीज के ऑक्साइड अगर है हमारे पास, तो मैग्नीज के ऑक्साइड को भी हम एल्युमिनियम से रिड्यूस कर सकते हैं। हमारे पास एल्युमिनियम यहाँ पे मिल जाता है। अब इस मैग्नीज मिल जाता है और यहाँ पे क्रोमियम मिल जाता है। तो मैग्नीज और क्रोमियम को बाद में फिर प्यूरिफिकेशन के लिए हम भेजेंगे। तो ये था हमारा रिडक्शन ऑफ मेटल्स, रिडक्शन ऑफ ओर, ये हमने पढ़ लिया। ये रिडक्शन ऑफ यहाँ पे ख़त्म हो गया। अब नेक्स्ट हम लोग बढ़ेंगे प्यूरिफिकेशन एंड रिफाइनिंग ऑफ मेटल। कैसे हम प्यूरिफाई करेंगे मेटल को, मेटल जो हमें मिल गया है रिडक्शन से। तो पहले हमने क्या क्या किया था, हमने प्रोसेस किए थे, पहले माइनिंग किए थे। माइनिंग के बाद ओर जो मिला था उस ओर का हमने कंसंट्रेशन किया कुछ प्रोसेस से। कंसंट्रेशन करने के बाद फिर हमारा जो कंसंट्रेटेड ओर मिला, उस कंसंट्रेटेड ओर को हमने रिड्यूसिबल फॉर्म में कन्वर्ट करा, जहाँ से हम रिड्यूस कर सकते थे। जैसे कैल्सिनेशन और रोस्टिंग करा था हमने, है ना। तो रोस्टिंग और कैल्सिनेशन के बाद मेटल किस फॉर्म में आ गया, रिड्यूसिबल फॉर्म में आ गया। और रिड्यूसिबल फॉर्म में आने के बाद उसे हमने फिर रिडक्शन करा, डिफरेंट मेथड से रिडक्शन करा। एलिंगम डायग्राम के हेल्प से भी रिडक्शन करा। उसके बाद जो रिडक्शन होने के बाद मेटल हमें जो मिला, उस मेटल को हम अब प्यूरिफिकेशन के लिए करेंगे। तो प्यूरिफिकेशन में जो मेथड यूज़ होते हैं प्यूरिफिकेशन और रिफाइनिंग ऑफ मेटल में, हो हम लोग देखेंगे। तो फर्स्ट मेथड है इलेक्ट्रो रिफाइनिंग। इलेक्ट्रो रिफाइनिंग नाम से पता चल रहा है इलेक्ट्रिसिटी डाल के हम उसे रिफाइन करेंगे। तो इलेक्ट्रिसिटी के हेल्प से रिफाइनिंग कैसे होते हैं देखते हैं। इन इलेक्ट्रो रिफाइनिंग एनोड इज टेकन एज इम्प्योर मेटल। तो जो इम्प्योर मेटल जिसका हमें रिफाइन करना है, जिसको प्यूरिफाई करना है, उसको हम एनोड बनाते हैं। एनोड कैसे बनाएंगे, तो उसको हम पॉजिटिव वाले साइन से जोड़ देंगे, पॉजिटिव वाले बैटरी के साइन से जोड़ देंगे तो वह एनोड बन जाएगा। अब एनोड बन गया। और जो प्योर मेटल होंगे उसको हम कैथोड लेंगे, कैथोड के रूप में हम प्योर मेटल को लेंगे। और इलेक्ट्रोलाइट उसी को यूज़ करेंगे, जिस मेटल को हमें प्यूरिफाई करना है उसी मेटल के सोल्ट को हमें लेना पड़ेगा उसके इलेक्ट्रोलाइट। जैसे अगर हमें कॉपर का प्यूरिफिकेशन करना है, अगर हमें कॉपर का प्यूरिफिकेशन करना है तो हमें कॉपर के ही सॉल्ट लेने पड़ेंगे। अगर जिंक का प्यूरिफिकेशन करना है तो हमें जिंक के सॉल्ट लेने पड़ेंगे। ठीक है, अगर हमें जिस मेटल को, मतलब अगर M मेटल का करना है तो हमें कौन से इलेक्ट्रोलाइट लेने पड़ेंगे, MsO4 लेने पड़ेंगे। MsO4 चार्ज जो भी होंगे, मान लो इसके चार्ज +2 थे। ठीक है, तो जो मेटल के हमें प्यूरिफाई करना, उसी के मेटल का सॉल्ट हमें लेना पड़ेगा। तो हमने यहाँ पे बनाया एक सेटअप, जिसमें देख लो कि एक टैंक है। टैंक में हमने क्या ले लिया है, एक एनोड ले लिया हमने और एक कैथोड। ये एनोड है और एनोड क्या होगा, इम्प्योर मेटल होंगे। जैसे मान लो कॉपर को अगर हमें प्यूरिफाई करना है तो इम्प्योर कॉपर होंगे जो हमें मिले होंगे रिडक्शन के बाद, और उसको हमने पॉजिटिव वाले बैटरी के पॉजिटिव एंड से जोड़ दिया। पॉजिटिव एंड से जोड़ा इसलिए ये क्या कहलाएगा, एनोड। और ये जो प्योर मेटल है, कॉपर का प्योर मेटल है, वो क्या है, कैथोड। अब जैसे ही इसमें हम इलेक्ट्रिसिटी डालेंगे तो क्या होगा, ये जो एनोड है, एनोड में हमेशा क्या होता है, एनोड में हमेशा ऑक्सीडेशन होता है। एनोड में ऑक्सीडेशन होता है।
ठीक है। ऑक्सीडेशन मीन्स क्या होते हैं, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे, जैसे मान लो यहाँ पे कॉपर है तो कॉपर 2+ में कन्वर्ट हो जाएंगे 2 इलेक्ट्रॉन लूज करके। अब जो सॉल्यूशन में हमारा कॉपर +2 चला गया, अब ये कॉपर +2 क्या करेगा, कॉपर +2 2 इलेक्ट्रॉन लेंगे और ये वापस चले जाएंगे किस में, रिडक्शन हो जाएंगे। तो कैथोड में क्या होता है, कैथोड में रिडक्शन होते हैं और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, रिडक्शन गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो कॉपर 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा और यहाँ से जो कॉपर जमा यहाँ आके सारे डिपॉजिट हो जाएंगे इस मेटल पे। तो जो भी इम्प्योर मेटल था वो प्योर फॉर्म में कॉपर 2+ फिर कॉपर में चला जा रहा है, इलेक्ट्रॉन इधर से मूव करेंगे और इलेक्ट्रॉन इसे कैथोड में इलेक्ट्रॉन मिलेगा और इलेक्ट्रॉन लेके वो कॉपर में कन्वर्ट हो जाएंगे। अब जो यहाँ पे कॉपर जमा हो रहा है वो कॉपर क्या होगा, प्योर फॉर्म होगा कॉपर का, ठीक है। तो इन इलेक्ट्रो रिफाइनिंग impurities are either soluble in electrolyte solution or deposit at anode as anode mud, ठीक है। तो क्या होगा, डिपोजिट बिलो एनोड नॉन एज एनोड मड। अब जो इम्प्योरिटीज, अब इसमें जो इम्प्योरिटीज प्रेजेंट होंगे ये इम्प्योरिटीज या तो इस सॉल्यूशन ये इलेक्ट्रोलाइट में सॉल्युबल हो जाएंगे या तो ये जो एनोड है एनोड के नीचे जमा हो जाएंगे, उसे हम क्या बोलते हैं, एनोड मड, ठीक है। तो ये तो था इलेक्ट्रो रिफाइनिंग, समझ में आ गया होगा इलेक्ट्रो रिफाइनिंग। तो ऐसे मेटल्स का करेंगे, जिस मेटल का करना है उसके इम्प्योर हम एनोड लेंगे, जो प्योर होगा वो कैथोड लेंगे, उसके बाद प्योरीफिकेशन हो जाएंगे और प्योर फॉर्म में हमें कैथोड में मेटल मिल जाएगा। सेकेंड मेथड क्या है, जोन रिफाइनिंग, ठीक है। जोन रिफाइनिंग में क्या करते हैं हम, इट इज़ यूज्ड फॉर ऑब्टेनिंग अल्ट्रा प्योर सेमीकंडक्टर मटेरियल। इसका हम किसका रिफाइनिंग करते हैं इस मेथड से, सेमीकंडक्टर के। जैसे एग्जांपल्स के लिए जर्मेनियम, सिलिकॉन, गैलियम एटसेट्रा, इन सब के हम रिफाइनिंग जोन रिफाइनिंग से करते हैं, जोन रिफाइनिंग मेथड। इस मेथड में होता क्या है, तो अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल इम्प्योरिटीज आर मोर सॉल्युबल इन मोल्टेन फेज। इम्प्योरिटीज जो होंगे वो मोल्टेन फेज में ज़्यादा सॉल्युबल होते हैं, मतलब अगर हम मोल्टेन कर दें तो जो इम्प्योरिटीज होंगे वो सॉल्युबल हो जाएंगे। व्हेन सर्कुलर हीटर मूव फ्रॉम वन एंड टू अनदर, एक सर्कुलर कॉइल टाइप हीटर लगा हुआ होता है। मान लो कि इस मेटल का हमें, ये जर्मेनियम या गैलियम का मेटल है, इम्प्योर जर्मेनियम के रोड है। अब इसमें हमने इस जर्मेनियम रोड में सर्कुलर हीटर लगा दिया। सर्कुलर हीटर क्या, अब मान लो कि इस जगह पे हीट कर रहा था, तो जो जितने भी इम्प्योरिटीज़ होंगे यहाँ पे, ये इम्प्योरिटीज़ क्या होंगे, मोल्टेन स्टेट में सॉल्युबल होंगे। तो मोल्टेन स्टेट में यहाँ पे आ जाएगा, एक जगह जमा होगा, फिर हम इसको मूव करेंगे, फिर ये इस जगह पे आ जाएंगे, फिर हम और आगे मूव करते जाएंगे, इस जगह पे आएंगे, इस जगह पे आएंगे, धीरे धीरे ये लास्ट में आ जाएगा। ऐसा प्रोसेस बहुत बार करेंगे तो जितने भी इम्प्योरिटीज़ होंगे, मान लो कि इस जगह पे सारे इम्प्योरिटीज़ जाके जमा हो गया, फिर हमने इम्प्योरिटीज़ को क्या किया, कट करके अलग कर दिया। तो जो ये जर्मेनियम मिलेगा हमारा, जर्मेनियम रॉड, वो अब प्योर फॉर्म में मिलेंगे, ठीक है। तो मूव अलोंग इट, तो impurities also move along it and collected on the other end, this end is cut and removed, ठीक है। तो समझ में आ गया कैसे करते हैं। तो सर्कुलर हीटर के हेल्प से मेल्ट करवाते हैं हम मेटल को, इस मोल्टेन स्टेट में इम्प्योरिटी सॉल्युबल हो जाते हैं। ऐसे ही प्रोसेस को एक ही डायरेक्शन में हम मूव कराते जाते हैं। सर्कुलर हीटर मूव होता जाता है, सारे इम्प्योरिटीज़ को मोल्टेन स्टेट में सॉल्युबल कराते लास्ट एंड में आ जाते हैं। फिर इस एंड को हम कट करके अलग कर लेते हैं। तो इससे जो हमें जर्मेनियम या तो जो भी हमारे पास सेमीकंडक्टर को हमें प्यूरीफाई करना होता है वो प्योर्ड फॉर्म में हमें मिल जाता है, ठीक है। तो ये था जोन रिफाइनिंग मेथड। नेक्स्ट क्या है, मोंड प्रोसेस में क्या करते हैं हम, दिस प्रोसेस इज़ यूज्ड फॉर रिफाइनिंग ऑफ निकल। तो निकल के लिए ये प्रोसेस यूज़ किया जाता है, ठीक है, किसी एक मेटल के लिए, मतलब निकल के लिए हम यूज़ करते हैं इसको। तो याद रखना, मोंड प्रोसेस किसके लिए यूज़ होता है, निकल के लिए। तो इन दिस प्रोसेस इम्प्योर निकल इज़ हीटेड इन स्ट्रीम ऑफ कार्बन मोनोक्साइड के साथ अब इसे हीट करते हैं, फॉर्मिंग अ वोलेटाइल कॉम्प्लेक्स नेम्ड एज निकल टेट्राकार्बोनिल।
और ये एक निकल के साथ जो कार्बन मोनोऑक्साइड रिएक्शन करके एक वॉलेटाइल कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करता है जिसका नाम क्या है, निकल टेट्राकार्बोनिल। दिस कॉम्प्लेक्स इज डिकम्पोज्ड एट हाइयर टेम्परेचर। अब इसी जो कॉम्प्लेक्स निकल टेट्राकार्बोनिल बन रहा है उस कॉम्प्लेक्स को फिर हम हाइयर टेम्परेचर में डिकम्पोज करते हैं और जो कार्बोनिल होते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड, वो निकल जाते हैं और जो निकल है वो हमारा प्योर फॉर्म में मिल जाएगा। और कार्बन मोनोऑक्साइड से जब रिएक्शन हो रहा था जो सिर्फ प्योर फॉर्म में रिएक्शन होंगे और ये जो वोलेटाइल कॉम्प्लेक्स बनाएगा निकल के साथ वो सिर्फ प्योर फॉर्म वाला ही बनाएगा, इम्प्योरिटीज वैसे ही रह जाएंगे। तो जो प्योर हमारा निकल मिलेगा यहाँ पे मेटल, वो निकल प्योर फॉर्म में होंगे। तो रिएक्शन क्या है, निकल का रिएक्शन हमने टेट्राकार्बोनिल के साथ मतलब मोनोऑक्साइड के साथ करवा दिया एट 330 to 350 केल्विन में। तो ये जो वेपर फेज में हमें मिलेगा वोलेटाइल कॉम्प्लेक्स होंगे। ये वोलेटाइल कॉम्प्लेक्स को हम फिर हायर टेम्परेचर में जब हीट करते हैं तो ये कार्बन ऑक्साइड मोनोऑक्साइड बाहर निकल जाता है और ये जो निकल है वो प्योर फॉर्म में हमें मिल जाते हैं, जिससे निकल का प्योरिफिकेशन हो गया। अब इसमें हमें एक चीज़ ध्यान देना है कि रिएक्शन जो कर रहे हैं हम वो इनर्ट एटमॉस्फेयर में करें। क्यों ऐसा? क्योंकि यहाँ जो निकल के कार्बोनिल के साथ रिएक्शन होकर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बन रहा था वो वेपर फेज में हो रहे थे। वेपर फेज में हो रहे थे इसलिए कहीं वो वॉलेटाइल है ना, ये वॉलेटाइल मतलब वेपर फेज में, तो रिएक्शन ना कर ले किसी और एटमॉस्फेयर में किसी के साथ, इसलिए हम एटमॉस्फेयर को क्या करते हैं, इनर्ट एटमॉस्फेयर में इस रिएक्शन को करवाते हैं। ठीक है, तो जो निकल यहाँ पे मिलेगा वो प्योर फॉर्म का मिलेगा। नेक्स्ट क्या है, वैन आर्कल मेथड। अब अभी जो दोनों मेथड हमने पढ़े, मॉन्ट प्रोसेस जो हमने पढ़े उसको वेपर फेज रिफाइनिंग भी कहते हैं और वैन आर्कल को भी वेपर फेज रिफाइनिंग कहते हैं। तो ये वेपर फेज रिफाइनिंग में दो मेथड्स होते हैं, एक मॉन्ट प्रोसेस और दूसरा वैन आर्कल मेथड। तो वैन आर्कल मेथड में क्या होता है, इट इज़ यूज टू गेट मेटल इन वेरी प्योर फॉर्म ऑफ स्मॉल क्वांटिटी। तो इसमें जो मेटल हमें मिलता है काफ़ी प्योर फॉर्म में मिलता है, लेकिन स्मॉल क्वांटिटी में हम इस मेथड से हम स्मॉल क्वांटिटी में ही मेटल को निकाल सकते हैं या प्यूरिफाई कर सकते हैं। इन दिस मेथड द मेटल इज कन्वर्टेड इनटू अ वोलेटाइल अनस्टेबल कंपाउंड। मैंने भी कहा था कि मॉन्ट प्रोसेस और वैन आर्कल मेथड को हम वेपर फेज रिफाइनिंग कहते हैं। तो नाम से ही पता चल रहा है कि जो रिफाइनिंग करेंगे हम वो वेपर फेज में करेंगे। तो यहाँ पे भी जब हम मेटल को रिएक्शन करवाते हैं किसी कंपाउंड के साथ रिएक्शन करवाते हैं और वोलेटाइल अनस्टेबल कंपाउंड बनते हैं, मतलब हमने यहाँ पे आयोडीन के साथ रिएक्शन कराया है तो जो कंपाउंड बन रहा है वो आयोडाइड बनेंगे और वो वोलेटाइल होंगे। एंड इम्प्योरिटीज आर नॉट इफेक्टेड ड्यूरिंग कंपाउंड फॉर्मेशन। तो जब टाइटेनियम, जैसे हम इस टाइटेनियम, जर्कोनियम, हाफनियम, थोरियम, बोरोन और ब्रोमीन, इनका हमें प्यूरिफिकेशन करना है इन मेथड से। तो टाइटेनियम को मान लो पहले हम आयोडीन से रिएक्शन करवाएं और यहाँ पे जो TiO4 मिल रहा है वो वेपर फेज में मिलते हैं, मतलब ये वॉलेटाइल कॉम्प्लेक्स होते हैं, वॉलेटाइल कॉम्प्लेक्स होते हैं। तो इस वॉलेटाइल कॉम्प्लेक्स को हम फिर से, अब जो रिएक्शन हो रहा था यहाँ पे आयोडीन के साथ टाइटेनियम, वो से प्योर फॉर्म से रिएक्शन करेगा, इम्प्योरिटीज वहीं रह जाएंगे। तो टाइटेनियम I4 जो बन गया हमारे पास वो वोलेटाइल कॉम्प्लेक्स होंगे। अब इसी वोलेटाइल कॉम्प्लेक्स को डिकम्पोज कराएंगे, मतलब हाइयर टेम्परेचर में, जिस टेम्परेचर में बना है उसके और ज़्यादा टेम्परेचर में उसे हीट करेंगे तो जो टाइटेनियम हमें मिलेगा वो प्योर फॉर्म मिलेंगे और जो आयोडाइड थे वो आयोडीन गैस बन जाएंगे। ठीक है, आयोडीन बन जाएंगे। आयोडीन गैस इसलिए बोला मैंने क्योंकि ये काफ़ी, एक चीज़ इलेक्ट्रो रिफाइनिंग में मैंने मिस कर दिया। यहाँ पे जो इलेक्ट्रो रिफाइनिंग हो रहा था, हमने किया था, उसमें जो एनोड मड होता है वो एनोड मड एक्चुअली क्या होता है, एनोड मड में क्या क्या कौन कौन से मेटल हो सकते हैं। तो एनोड मड में हो सकते हैं हमारे Ag, Au, Pt, ये सारे इम्प्योरिटीज़ होते हैं उसमें। किसमें? एनोड मड में। जो यहाँ पे कॉपर का जब हम इलेक्ट्रो रिफाइनिंग कर रहे थे तो उसमें जो इम्प्योरिटीज़ होंगे एनोड मड के रूप में, उसमें क्या हो सकता है, Ag, Au और Pt भी हो सकते हैं। ठीक है, तो हमने पढ़ा था वैन आर्कल मेथड। नेक्स्ट मेथड देखते हैं हम लोग, क्रॉल मेथड। क्रॉल मेथड किसके लिए यूज़ किया जाता है? तो क्रॉल मेथड ओनली यूज फॉर टाइटेनियम से। तो टाइटेनियम के सिर्फ रिफाइनिंग के लिए या प्यूरिफिकेशन के लिए हम क्रॉल मेथड को यूज़ करते हैं। और निकल के लिए सिर्फ एक ही क्या था, कौन सा मेथड था? मोन्ट्स प्रोसेस थे। इन दिस मेथड टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड TiCl4 इज ट्रीटेड विथ प्योर मैग्नीशियम टू फॉर्म प्योर टाइटेनियम।
TiCl4 को बस मैग्नीशियम के साथ ट्रीट करा दिया हमने। ये कौन सा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन टाइप हो रहा है, तो जो टाइटेनियम सॉलिड मिल जाएंगे और मैग्नीशियम क्लोराइड बन जाएंगे। तो यहाँ पे जो टाइटेनियम हमें मिल रहा है वो प्योर फॉर्म में मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास ऑक्सीडेशन मेथड। ऑक्सीडेशन मेथड इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है कि अगर किसी में इम्प्योरिटीज़ हैं ऐसे जो ऑक्सीडेशन होके हट जाएं, तो ऐसे इम्प्योरिटीज़ को हटाते हैं। तो हम लोगों ने पढ़ा था वहाँ पे आयरन का जब हम एक्सट्रैक्शन कर रहे थे तो वहाँ पे 4 टाइप के हमें आयरन मिले थे। तो 4 टाइप के आयरन को डिफरेंट टाइप्स में कैसे डिवाइड किया गया तो परसेंटेज ऑफ कार्बन के बेसिस पे किया गया था। कौन कौन से थे, पिग आयरन थे और कास्ट आयरन थे और स्टील थे और नेक्स्ट क्या था, व्रॉट आयरन थे। तो इसमें व्रॉट आयरन में सबसे कम परसेंटेज ऑफ कार्बन होते हैं, तो कार्बन के परसेंटेज के अकॉर्डिंग इसे डिवाइड किया गया था। अगर हमें किसी कास्ट आयरन से अगर स्टील में जाना है, तो कास्ट आयरन से स्टील में जाना मतलब परसेंटेज ऑफ कार्बन को हमें रिड्यूस करना है, तो ऑक्सीडेशन कर दें तो कार्बन वहाँ से हट जाएंगे। ठीक है, तो कार्बन हटाने के लिए हम ऑक्सीडेशन मेथड यूज़ करते हैं। तो इट इज़ अ प्रोसेस in which we pass hot blast of air into molten metal through Bessemer converter। Bessemer converter ये होता है, देखो मान लो यहाँ पे molten कास्ट आयरन हमने लिया, हमको उसको स्टील में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ से हमने एयर पास करा, एयर हॉट एयर पास करा, तो एयर क्या करेंगे, इसमें चले जाएंगे, इसमें जाएंगे और एयर रिएक्शन करेंगे किसके साथ, इसमें जो कार्बन प्रेजेंट होंगे, परसेंटेज ऑफ जो कार्बन होंगे उसके साथ रिएक्शन करेंगे और ये स्टील में कन्वर्ट होगा जहाँ पे लेस परसेंटेज ऑफ कार्बन होंगे। इसी को हम लोग, और जो कार्बन मोनोऑक्साइड बन रहा होगा वो कार्बन मोनोऑक्साइड इधर से बाहर चले जाएंगे। तो ये जो बेसेमर कन्वर्टर है, बेसेमराइजेशन प्रोसेस इसमें कराया जाता है, जिसमें ऑक्सीडेशन कराया जाता है और कार्बन को हटाया जाता है। तो वही मैंने लिखा है यहाँ पे कि इन दिस प्रोसेस इम्प्योरिटीज आर रिमूव्ड इधर इन द फॉर्म ऑफ स्लैग और गैसियस ऑक्साइड। तो अगर कार्बन प्रेजेंट है तो कार्बन मोनोऑक्साइड मिलके बन के निकल जाएगा, तो ये कौन सा है, गैसियस ऑक्साइड के फॉर्म में निकल जाएंगे। एग्जाम्पल क्या, कन्वर्जन ऑफ कास्ट आयरन इनटू स्टील। तो कास्ट आयरन अगर हमने लिया वो स्टील में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो अगर स्टील में कन्वर्ट करना है हमें तो बेसेमर कन्वर्टर में बेसेमराइजेशन प्रोसेस से हमें करना पड़ेगा, बेसेमराइजेशन प्रोसेस से करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? मैंने बताया था कि आयरन 4 टाइप के थे, कौन कौन से थे, पिग आयरन थे, कास्ट आयरन थे, स्टील थे और व्रॉट आयरन थे। तो व्रॉट आयरन थे, तो कास्ट से स्टील में ऐसे यूज़ कर लेंगे। उसी तरह पिग से कास्ट में यूज़ कर सकते हैं, तो बेसेमर कन्वर्टर का यूज़ करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, पॉलिंग प्रोसेस। पॉलिंग प्रोसेस में क्या होता है, इन दिस प्रोसेस दोज मेटल्स विच कंटेन इम्प्योरिटी ऑफ देयर ओन ऑक्साइड आर प्योरीफाइड। मतलब मान लो कि अगर कोई ऐसे ओर हैं, ऐसे ऑक्साइड्स हैं जिसमें उसी के मेटल के इम्प्योरिटीज़ हों, उसी के मेटल के इम्प्योरिटीज हो लेकिन दूसरे फॉर्म में हो, तो हम उसे हटाएंगे। ऑक्साइड उसके खुद के ऑक्साइड के इम्प्योरिटीज़ हो, तो उसे हमें कैसे हटाना है, तो उस ऐसे इम्प्योरिटीज़ को हटाने के लिए हम प्रोसेस यूज़ करते हैं जिसका नाम है पॉलिंग प्रोसेस। जैसे एग्जांपल के लिए ब्लिस्टर कॉपर क्या होते हैं, 98% प्योर कॉपर को हम ब्लिस्टर कॉपर कहते हैं, 98% कॉपर को हम ब्लिस्टर कॉपर कहते हैं। ठीक है, तो ब्लिस्टर कॉपर से में इम्प्योरिटी होते हैं क्यूप्रस ऑक्साइड को। तो इस क्यूप्रस ऑक्साइड के इम्प्योरिटी को अगर हमें हटाना है तो हम क्या यूज़ करेंगे, तो मीथेन गैस उसमें हम पास करवा देते हैं। मीथेन गैस पास करवाने से ये ऑक्सीजन से रिएक्शन करके वाटर और कार्बन मोनोऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है और कॉपर हमें प्योर फॉर्म में मिल जाएंगे। ठीक है, तो ब्लिस्टर कॉपर 98% प्योर कॉपर होते हैं जिसमें क्यूप्रस ऑक्साइड के इम्प्योरिटीज होते हैं। तो ऐसे मेटल जिसमें उसकी के ऑक्साइड के इम्प्योरिटीज हो तो उसको हम पॉलिंग प्रोसेस से हटाते हैं। दूसरा एक और एग्जांपल है, जैसे SnO2 टीन स्टोन कहते हैं इसे। टीन स्टोन में भी टीन स्टोन की इम्प्योरिटी होती है SN में। तो अगर टीन में इम्प्योरिटी ऑफ SnO2 को हमें हटाना है तो फिर उससे भी हम मीथेन गैस के साथ रिएक्शन करवाएंगे। मीथेन गैस फिर से वाटर और CO में कन्वर्ट हो जाएगा और SN जो हमें वहाँ से मिलेगा वो प्योर फॉर्म में मिल जाएंगे।
ठीक है। तो ये था पॉलिंग प्रोसेस, जिस प्रोसेस में हम मेटल को प्यूरिफाई करते हैं, जिसमें मेटल के ऑक्साइड ही के इम्प्योरिटीज़ हों। नेक्स्ट प्रोसेस आता है हमारा डिस्टिलेशन। नाम से पता चल रहा है डिस्टिल्ड कर देना, है ना। डिस्टिलेशन मीन्स मेटल्स हैविंग लो बॉइलिंग पॉइंट, मेटल्स हैविंग लो बॉइलिंग पॉइंट आर रिफाइंड बाय दिस प्रोसेस। अगर मेटल्स के बॉइलिंग पॉइंट कम है तो हम उसको रिफाइन कर सकते हैं। कैसे? बॉइलिंग पॉइंट कम है तो हम उसको गर्म करेंगे, बाद में उसको ठंडा करके डिस्टिल्ड करके निकाल लेंगे, तो जो इम्प्योरिटीज़ होगी वो वहीं रह जाएगी। और वो जिंक, कैडमियम या मरकरी, इन सब ये काफ़ी सॉफ्ट होते हैं, या तो हम बोल सकते हैं कि लिक्विड फॉर्म में भी होते हैं, जैसे HG लिक्विड फॉर्म में होता है, ठीक है। तो इसको हम अलग कर लेते हैं डिस्टिलेशन प्रोसेस से। डिस्टिल कर देंगे और बाद में ठंडा करके उसको निकाल लेंगे, इम्प्योरिटीज़ वहीं रह जाएगा और जो प्योर मेटल होंगे वो हमें मिल जाएंगे। नेक्स्ट है अमलगमेशन, अमलगम बना लेना। अमलगम कैसे बनाता है? HG से रिएक्शन करा के। अगर मर्क्यूरी से हमने रिएक्शन करा दिए तो मेटल्स का, अगर मर्क्यूरी के साथ रिएक्शन करा दिया तो मरकरी उसके साथ एलॉय बना लेता है, मेटल एलॉय बना लेते हैं अमलगम के। तो वो जो रिएक्टिव रिएक्टिव मेटल्स के भी अमलगम बनाते हैं, लेकिन यहाँ हम अमलगमेशन मेथड में AG और AU जो इनर्ट होते हैं उनका हमें रिएक्शन उनको हमें प्यूरिफाई करना है। तो मरकरी हैव टेंडेंसी टू फॉर्म एलॉय विथ सम मेटल्स हैज अमलगम। तो मेटल के साथ एलॉय बना लेता है, अमलगम उसे कहते हैं। उस मेटल के एलॉय को हम अमलगम बोलते हैं। दिस मेथड इज यूज्ड फॉर ओनली AG एंड AU। मान लो हमारे पास AG है तो पहले हम HG से उसका रिएक्शन कराएंगे और AG HG क्या बना लेगा? अमलगम का फॉर्मेशन करेगा, अमलगम के फॉर्मेशन करेंगे। और अमलगम को फिर हम डिस्टिल्ड करेंगे। डिस्टिल कैसे करना है? बॉइलिंग पॉइंट हाई, जो इसके जो बॉइलिंग पॉइंट है उसके बॉइलिंग पॉइंट तक करेंगे हम, ये अलग हो जाएगा, बाकी जो मेटल्स होंगे वो बचे रह जाएंगे और ये जो मेटल होंगे वो प्योर फॉर्म में होंगे। उसी तरह हम इस प्रोसेस से हम AU का भी कर सकते हैं। AU को भी हम पहले HG के साथ रिएक्शन कराएंगे, AU HG अमलगम बना देगा, बाद में हम डिस्टिलेशन करेंगे और HG और AU को अलग कर लेंगे। तो ये अमलगमेशन मेथड थे। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं आगे लिक्वेशन। लिक्वेशन क्या होता है? दिस मेथड इज यूज्ड फॉर रिफाइनिंग ऑफ द मेटल्स हैव लो मेल्टिंग पॉइंट एंड आर एसोसिएटेड विथ हाई मेल्टिंग इम्प्योरिटीज़। तो अगर उसमें मेटल्स के बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट कम है और उसमें जो इम्प्योरिटीज़ हैं उसके मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा हैं, तो हम क्या करेंगे? उसको इम्प्योरिटीज़ मेल्टिंग पॉइंट पर तक गर्म करेंगे। मेल्टिंग पॉइंट तक गर्म करेंगे तो वो क्या होगा? मेल्ट होके नीचे आ जाएगा और जो इम्प्योरिटीज़ बचे रहेंगे वो मेल्ट नहीं होंगे, क्योंकि उनका मेल्टिंग पॉइंट काफ़ी ज़्यादा है, तो वो वहीं रह जाएंगे। इससे हम अलग कर सकते हैं इसको। तो दिस मेथड यूज फॉर रिफाइनिंग ऑफ द मेटल हैविंग लो मेल्टिंग पॉइंट एंड आर एसोसिएटेड विथ हाई मेल्टिंग इम्प्योरिटीज़। एग्जाम्पल के लिए PbBi बिस्मथ, लेड बिस्मथ, SN टिन और एंटीमनी, इसका यूज़ किया जाता है लिक्वेशन मेथड से इम्प्योरिटीज़ को निकालने के लिए। इन सब मेटल के इम्प्योरिटीज़ निकाले जाते हैं लिक्वेशन मेथड से। होप ये टॉपिक आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट ऐसी और टॉपिक्स के लिए जुड़े रहें हमारे यूट्यूब चैनल से फुल केमिस्ट्री ट्यूटर। टू सब्सक्राइब, लाइक एंड कमेंट। थैंक यू।